हाँ जी बच्चों, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में अभी तक जो हम लोगों ने कर लिया है वो एक बार आपको समझाता हूँ क्या क्या किया है और अब क्या क्या करना है। ज़रा इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, अभी तक हम लोगों ने जब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की शुरुआत की तो सबसे पहले ये जाना कि वर्किंग कैपिटल होती क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इन्वेस्टमेंट को बेस मान करके हमने दो भागों में बांटा, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। और टाइम को बेस मान करके हमने वर्किंग कैपिटल को फिर दो भागों में बांटा, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल को हार्ड कोर वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता था। इसके बाद फिर हमने जब ये डिस्कस कर लिया तो फिर हम आगे बढ़े, हमने 3 अप्रोचेस डिस्कस की और उन 3 अप्रोचेस में ये बताया गया कि कंजर्वेटिव अप्रोच क्या है, जिसमें ये कहा जाता है कि बिजनेस में बहुत लिक्विडिटी होनी चाहिए। यानी हमारे दादाजी वाली अप्रोच है, जिसका मतलब ये होता है कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही इन्वेस्ट कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं। यानी बिजनेस में बहुत पैसा लगाइए, रिस्क लो रहता है वहाँ पर। जब रिस्क लो रहता है तो रिटर्न भी लो रहता है, लेकिन लिक्विडिटी हाई रहती है वहाँ पर। दूसरी अप्रोच थी मॉडरेट, जो बीच में चलती है, पापा जी वाली अप्रोच थी, जिसमें हम पैसा लगाते हैं, थोड़ा रिस्क भी लेते हैं। तो उसमें मॉडरेट रिस्क होता है, मॉडरेट रिटर्न होता है और मॉडरेट लिक्विडिटी होती है। जब तीसरी अप्रोच की वो थी अग्रेसिव अप्रोच, जिसमें रिटर्न हाई है। रिटर्न हाई क्यों है? क्योंकि रिस्क ज़्यादा है। रिस्क ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हमने लिक्विडिटी में पैसा कम लगाया है। और उसके बाद जब हमारे रिस्क ज़्यादा होंगे तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा। तो ये 3 अप्रोचेस थी। उसके बाद आपको समझाया गया कि इन तीनों अप्रोचेस में जो कंजर्वेटिव अप्रोच थी वो कहती थी कि आप लॉन्ग टर्म फंड से फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस कीजिए और लॉन्ग टर्म फंड से फिक्स्ड एसेट को आप वो कीजिए, फाइनेंस कीजिए और बहुत थोड़ी सी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को आप वहां पर फाइनेंस कीजिएगा। ये हमारी अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी? आपकी एग्रेसिव पॉलिसी थी। कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या था? एक सेकंड दोबारा से समझ लीजिएगा। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से फिक्स्ड एसेट को फाइनेंस कीजिए और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के एक पार्ट को फाइनेंस कीजिए, और शॉर्ट टर्म से टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के एक पार्ट को। ये एग्रेसिव थी, मैंने इतना ही यही बोला था। जहां तक कंजर्वेटिव अप्रोच का सवाल है वो बिल्कुल रिवर्स है। वो कहती है लॉन्ग टर्म फाइनेंस से न सिर्फ फिक्स्ड एसेट बल्कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल बल्कि टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का भी एक पार्ट फाइनेंस होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म फाइनेंस से बहुत कम पार्ट टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस होना चाहिए। मॉडरेट कहती है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस से फिक्स्ड एसेट और परमानेंट वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म से शॉर्ट टर्म होना चाहिए। ये 3 पॉलिसी थी। ऐसी कंडीशन में एक और बात आई जो हमने डिस्कस की, वो था ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल में हमने ये देखा कि हमारे बिजनेस में कितने दिनों में कैश वापस कैश बन जाता है। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में सबसे पहले हम कैश को रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट करते हैं। रॉ मटेरियल कितने दिनों तक हमारे स्टोर में रहता है, वो पीरियड। इसके बाद रॉ मटेरियल को हम वर्क इन प्रोग्रेस में डालते हैं बनने के लिए, वो कितना समय लेती है, वर्क इन प्रोग्रेस का ड्यूरेशन। वर्क इन प्रोग्रेस से माल तैयार होकर के फिनिश गुड्स बनता है, और फिनिश गुड्स कितने दिनों तक हमारे गोदाम में रहता है, वो पीरियड। और फिर हम फिनिश गुड्स को बेचते हैं, और बेचने पर अगर हम क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, उधार माल बेचते हैं, तो डेटर्स कितने दिनों में हमको पैसा देते हैं, और उसके बाद वो पैसा पैसे में कन्वर्ट हो जाता है। हम ऑपरेटिंग साइकिल निकाला करते थे, R+W
प्लस एफ प्लस डी लेकिन माइनस सी, यानी उसमें क्रेडिटर्स हमको कितने दिनों की उधारी देते हैं, उस क्रेडिटर्स के पेमेंट पीरियड को हम इसमें से लेस कर दिया करते थे। जहां तक ट्रेडिंग कंसर्न का सवाल है, वहां कैश से इन्वेंट्री में बदलता था, इन्वेंट्री से डेटर्स में, और डेटर्स से सीधा वापस कैश में बदल जाता था। इसके बाद हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए अप्रोचेस डिस्कस की, और उन अप्रोचेस में अच्छा ये जो 3 कंडीशन थी मैंने आपको जो बताई थी, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव और मॉडरेट, ये 3 हमारी अप्रोचेस थी। ये किसके लिए थी अप्रोचेस हमारी? ये अप्रोचेस थी हमारी वर्किंग कैपिटल को क्या करने की? फाइनेंस करने की, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया कि बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे। 2 अप्रोचेस थी, टोटल अप्रोच और कैश कॉस्ट अप्रोच। कैश कॉस्ट अप्रोच और टोटल अप्रोच। कैश कॉस्ट तब मानी जाएगी जब क्वेश्चन में कहा जाएगा, नहीं तो हम टोटल अप्रोचेस मानेंगे। वर्क इन प्रोग्रेस निकालते वक्त हम टोटल अप्रोच में रॉ मटेरियल लेते हैं और 50% डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का लिया करते हैं। और कैश कॉस्ट में रॉ मटेरियल तो लेना ही है, 50% लेना ही है, लेकिन जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स हुआ करते थे उसमें से डेप्रिसिएशन हटा दिया करते थे। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेंगे टोटल अप्रोच में, और कैश कॉस्ट अप्रोच में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेस डेप्रिसिएशन लिया जाएगा। डेटर्स में सेलिंग प्राइस लिया जाएगा टोटल अप्रोच में, और कैश कॉस्ट अप्रोच में सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट मार्जिन भी लेस होगा और डेप्रिसिएशन भी लेस होगा। ये हमारी 2 अप्रोचेस थी अलग अलग को वैल्यू करने की। इसके बाद बैंक फाइनेंस का था मैक्सिमम परमिजिबल बैंक फाइनेंस। टंडन कमेटी की 3 रिपोर्ट थी। टंडन कमेटी की रिपोर्ट में 3 नॉर्म्स थे जिसे लैंडिंग नॉर्म कहा जाता था। पहले में 75% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल यानी करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज घटाने के बाद जो बचेगा उसका 75% बैंक फाइनेंस करेगा। दूसरे में करेंट असेट्स का 75% निकाल करके उसमें से हम करेंट लायबिलिटीज को लेस किया करते थे। ये माना जाता था कि बोरोवर कम से कम अपनी टोटल करेंट असेट्स का 25% खुद अपनी तरफ से फाइनेंस करे, यानी इन्वेस्ट करे अपना पैसा उसमें, यानी 75% ऑफ करेंट असेट्स लेस करेंट लायबिलिटीज, जो बचेगा वो बैंक फाइनेंस करेगा। और तीसरी कंडीशन हुआ करती थी 75% ऑफ सॉफ्ट कोर करेंट असेट्स लेस करेंट लायबिलिटीज, यानी कि हमें क्वेश्चन में दिया जाएगा कि कौन सी असेट सॉफ्ट कोर है, इसका मतलब 25% करेंट असेट्स का लॉन्ग टर्म फंड में से हार्ड कोर असेट का हमें करना पड़ेगा, फाइनेंस करना पड़ेगा। ये हमारी अब तक की डिस्कशन था। अब कुछ बातें ऐसी हैं, देखिए मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं एग्जाम के लिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, आपको बहुत काम आने वाली हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पेपर में आपको इकोनॉमिक्स पहले करनी है और एफएम बाद में करनी है। ये आपको ध्यान रखना है, इकोनॉमिक्स जो आएगी वो पहले करनी है और उसके बाद एफएम करना है। और इकोनॉमिक्स के लिए टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, लगभग 50 मिनट में आपको पूरी इकोनॉमिक्स निपटा देनी है और बाकी 2 घंटा 10 मिनट में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप एग्जाम देने जाएंगे रिवीजन के लिए आपको 1 दिन मिलेगा, तो आप कम से कम इस चैप्टर में, हर चैप्टर में आगे मैं बात करूंगा, आप रिवीजन पीछे से शुरू करना, क्योंकि आपने रिवीजन, बच्चा क्या करता है शुरुआत में करता है रिवीजन की साथ, पहले वर्किंग कैपिटल क्या है, हार्ड कोर और सॉफ्ट कोर और परमानेंट और टेम्परेरी, इसके बाद वो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेगा 1-2, फिर वो मैक्सिमम परमिजिबल फंड जो आपका बैंक से होता है वो निकालेगा, और जब तक वो मेन टॉपिक्स पर आएगा तब तक वो ढेर हो जाएगा
उसको घड़ी भी देखनी है क्योंकि 24 घंटे के बाद उसे एग्जाम देने जाना है। आप कम से कम मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का अगर क्वेश्चन अगर रिवीजन कर रहे हैं अपने एक दिन की तैयारी में, तो पीछे से चलना है आपको, जिससे कि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन पहले हो जाएं। और ये जो आपने अब तक किया था आज तक, यानी कि जो आपने आज से पहले तक किया था, उसमें क्वेश्चन आते तो हैं लेकिन कम से कम ऐसे हैं कि आप आराम से निपटा जाओगे, उसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स नहीं होते। लेकिन अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूं, मैं उस एजेंडे को लिख रहा हूं और आपका दिल भी बड़ा होगा कि इस चैप्टर में बचा क्या है, और आपको अच्छा भी लगेगा कि अब आने वाले समय में हमें पढ़ना क्या है। हमारे सामने आज पूरी रास्ता खुलने जा रहा है। देखिए, अभी मैं शुरू करवाने जा रहा हूं रिसीवेबल मैनेजमेंट। दरअसल आप वर्किंग कैपिटल पढ़ रहे हैं जिसके कंपोनेंट होते हैं करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज अब हमें सारी तोड़नी है अलग अलग, और उन सबका मैनेजमेंट करना है। अब तक आपने वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैलकुलेट की, अब आप क्या करेंगे, अब आप एक एक करंट असेट का मैनेजमेंट करेंगे। तो रिसीवेबल मैनेजमेंट करना है आपको, कैश मैनेजमेंट करना है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है, और पेबल मैनेजमेंट करना है। आप कहेंगे सर अभी तो 4 चैप्टर बचे पड़े हैं। आप अगर कई बुक्स देखेंगे तो ये मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल 6 चैप्टर में बटा हुआ है। ये पूरा चैप्टर आपकी स्टडी में भी देखना, शायद अलग अलग चैप्टर में डाला गया है। पहले में वर्किंग कैपिटल का है, दूसरे में प्रथम जरा देख रहा है फटाफट कौन कौन से चैप्टर्स के नाम है। वर्किंग कैपिटल का पहला चैप्टर, पहली यूनिट, तो चैप्टर 10 के अलग अलग पार्ट्स बना रखे हैं। चैप्टर 10 में अलग अलग पार्ट्स बनाए हैं और उन पार्ट्स में कम से कम 6 पार्ट होंगे। ठीक है, चलिए देख लेना, टाइम खराब मत कीजिएगा। तो ये 4 पार्ट अब आपको पढ़ने हैं, तब जाकर के ये चैप्टर समाप्त होगा। इसमें एक और काम भी है, रिसीवेबल मैनेजमेंट के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक और भी है, फैक्टरिंग। फैक्टरिंग ये भी एग्जाम में बहुत आता है। फैक्टरिंग, ये 5 टॉपिक करने हैं आपको। आप कहेंगे सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी आपको बताता हूं थोड़ा दिल खुश करने वाली बात। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो चुका है आपका। आप कहेंगे सर कैसे हो गया? देखिए, आप ईओक्यू निकालना जानते हैं ना, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, डेंजर लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल की वो 5 फॉर्मूले याद हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? बस मुझे वो 6 फॉर्मूले वापस इस पेज पर लिखने हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट पूरा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट में क्या है बेटे कि वहां पर आपको एक फॉर्मूला ईओक्यू का एक नए रूप में आएगा, यानी उसमें लगना है 5 मिनट, और उसके बाद कैश बजट आप बना चुके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, बजटरी कंट्रोल में। वो कैश बजट फिर मैं आपको समझा दूंगा एक बार, तो वहां वाला भी रिवाइज हो जाएगा और कैश मैनेजमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये दोनों टॉपिक कुल मिलाकर के आधे घंटे के हैं। अब तो 3 रह गए, एक पेबल मैनेजमेंट, एक रिसीवेबल मैनेजमेंट और एक फैक्टरिंग। बिल्कुल ठीक है। पेबल मैनेजमेंट में अभी आपको शुरू कर देता हूं 5 मिनट में, ये खत्म कर देता हूं। यानी सारा कंसंट्रेशन आपको रखना है रिसीवेबल मैनेजमेंट में और फैक्टरिंग में। और मेरा दावा है कि इस चैप्टर में से अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो वो तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट और पेबल मैनेजमेंट में से होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, उसमें 5-5 नंबर के, 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो उसमें से पेबल मैनेजमेंट भी आपके पास आएगा, आ सकता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के वो 5 फॉर्मूले या ईओक्यू भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर 10 नंबर या 10 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया इस चैप्टर में से, हाँ, ऑपरेटिंग साइकिल भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में, और 10 या 10 से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया तो 100% वो रिसीवेबल मैनेजमेंट में आएगा और फैक्टरिंग में से आएगा। अब मेरी विनती है आपको कि जब रिवीजन के लिए एक दिन बचेगा तो रिसीवेबल मैनेजमेंट और फैक्टरिंग के ही क्वेश्चन आपको बहुत करके जाने हैं, इसी में से ही क्वेश्चन, और यही मजेदार क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं पेबल मैनेजमेंट।
बहुत छोटा सा है, अभी 10-12 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा। पेबल यानी क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट आप कैसे करते हैं। देखिए, आपको एक शब्द मिलने वाला है, आज आप अपने जीवन में पहली बार उस शब्द को सुन रहे होंगे। वो शब्द में आपकी बुक में एक क्वेश्चन निकाल लीजिए, उसमें लिखा हुआ होगा तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा कि अच्छा ये शब्द भी होता है। मैं वो क्वेश्चन ढूंढ रहा हूं आपके लिए। आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। ऑपरेटिंग साइकिल भी क्रॉस कर लीजिएगा। ऑपरेटिंग साइकिल क्रॉस कर लीजिए। इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल क्रॉस कर लीजिए, जिसमें कंजर्वेटिव मॉडरेट अप्रोच थी। रिसीवेबल मैनेजमेंट में आ जाइएगा और अरे कहीं मिल जाए क्वेश्चन जिसमें आपको मैं समझा सकूं कि वो कहानी क्या है। अरे आ जाए भाई, आ जाए। हाँ 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 हाँ। हम्म। जी, एक क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास बुक रहती है उसमें 40 क्वेश्चन है, जरा एक बार ले आइए उसे। कौन सा है? XYZ लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल्स। इसमें देखिए, चलते जाइए चलते जाइए और दूसरी लाइन के एंड में या तीसरी के शुरू में लिखा हुआ है ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 3/15 नेट 60। मिल गया? बस मुझे यही चाहिए था आपसे। ये एक ऐसा पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 40 में, तीसरी लाइन में कहता है 3/15 नेट 60। ये शायद आपने अपने जीवन में पहली बार सुना होगा। अब इसको ध्यान से सुनिए, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर शायद आपके लिए एक बहुत बड़ा फायदेमंद लेक्चर साबित होने वाला है। इसका मतलब है कि जब क्रेडिटर्स या डेटर्स, क्रेडिटर्स हमको देंगे और डेटर्स को आप देंगे, ये दोनों में आता है। रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी आता है और पेबल मैनेजमेंट में भी आता है। इसका मतलब है कि अगर आप 15 दिन में हमें पेमेंट कर देंगे, ये आप कह रहे हैं। और अगर क्रेडिटर्स की बात आएगी पेबल मैनेजमेंट में, तो क्रेडिटर्स आपसे कह रहा है कि 15 दिन में यदि आप हमें पेमेंट कर देंगे तो हम आपको 3% का डिस्काउंट देंगे। 3% का आपको डिस्काउंट देंगे। आप ध्यान से सुनिए मेरी बात को। और अगर आप 15 दिन में पेमेंट नहीं करते तो फिर आपको पेमेंट 60 दिन में करना होगा। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। 15 दिन में पेमेंट कर देंगे तो आपको 3% का हम डिस्काउंट देंगे, 3/15 नेट 60। अगर 15 दिन में पेमेंट आप नहीं करते तो फिर आप 60 दिन में आप पेमेंट करना पड़ेगा आपको। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि आप या आपका डेटर सिर्फ 2 ही पेमेंट के ऑप्शन अपने पास रखेगा, या तो 15 दिन या फिर 60वां दिन। अब प्रैक्टिकली मत जाओ कि प्रैक्टिकली तो 70 दिन में पेमेंट करते हैं, 75 दिन में पेमेंट करेंगे। वो तो करना है, वो तो आप प्रैक्टिकली करते रहिए। लेकिन थियोरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि 60 दिन में या तो पेमेंट करो बिना डिस्काउंट के, या 15 दिन में पेमेंट करो 3% डिस्काउंट के। ठीक है, आप 25 दिन में पेमेंट करोगे कोई फायदा नहीं, 30 दिन में पेमेंट करो कोई फायदा नहीं। जब आप 15 में कर ही नहीं पाए तो फिर सीधे 60 में करना, डिस्काउंट तो खत्म हो गया आपका 3 का। अब
क्वेश्चन आपसे 5 नंबर का ये पूछा जाता है कि ये पॉलिसी है, आपके क्रेडिटर्स ने आपको दी है, आपको 1 लाख रुपए का पेमेंट करना था। ₹1,00,000 का पेमेंट करना था। इसका मतलब यह हो गया कि यदि आप इसे 15 दिन में पेमेंट कर देंगे, 15th डे, तो आपको ₹3,000 का डिस्काउंट मिलेगा और पेमेंट आपको करना पड़ेगा 97,000 रुपीज। बहुत शानदार पॉइंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। और यदि आप 15वां दिन इसका पेमेंट नहीं करते तो फिर आपको इसे 60वें दिन पेमेंट करना पड़ेगा, 68th डे, पूरा 1,00,000 ठीक है, 1,00,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा 60वें दिन। अब एक डायग्राम सा बनाते हैं। डायग्राम क्या, एक सीधी लाइन खींचते हैं। ₹1,00,000 का ट्रांजैक्शन आपने किया, पहले वाले पॉइंट को सीधी एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिएगा और उसमें सबसे पहले पॉइंट पर लिखिए ₹1,00,000 आपने माल यहां परचेज किया क्रेडिटर से उधार। बीच में एक कट लगाइए 15वें दिन पर, यहां आपको पेमेंट करना पड़ेगा 97,000 रुपीज और फिर अंतिम कट लगाइए, उसे 60 दिन का नाम दीजिए। यहां आपको पेमेंट करना पड़ेगा पूरा ₹1,00,000। ठीक है, इसका मतलब यह हो गया, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया, कि क्रेडिटर्स ने आपको 97,000 रुपीज 45 दिनों के लिए फंडिंग की। 15वें दिन से लेकर के 60वें दिन तक उसने आपको 97,000 रुपीज एक तरीके से लोन के रूप में दे दिया और उस लोन पर आप ₹3,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए मेरी बात को, आप पॉइंट को कैसे समझ रहे हैं इसको ध्यान से सुनिए, कि 97,000 रुपीज अगर आप 15वें दिन पेमेंट कर देते तो 3,000 का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते थे। आपने 15वें दिन ये पेमेंट किया नहीं, अब आप 60वें दिन करने जा रहे हो। इसका मतलब क्रेडिटर्स ने आपको ये 97,000 लोन के रूप में दे दिया 15वें दिन, और वो आपसे 45 दिन बाद यानी 60वें दिन ये रकम आपसे वापस लेंगे, लेकिन ₹1,00,000 वापस लेंगे। इसका मतलब ₹3,000 ब्याज हो गया 97,000 रुपीज का 45 दिन का, 45 दिन का। अब आप अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैसे निकालोगे? 3,000 डिवाइडेड बाई 97,000 इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45 दिन। आप कहेंगे सर ये क्या कर दिया आपने? भाई ये 3,000 रुपए का जो इंटरेस्ट था वो 45 दिन का ही तो था, 15वां दिन से लेकर के 60वें दिन। और जब आप यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो फिर वो तो एनुअल निकलेगी ना। कितना आया जी? 24.74%। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसे चाहो लर्न कर लो। फॉर्मूला क्या है? D डिवाइडेड बाई 100 माइनस D इंटू 100 इंटू 360 या 365 डिवाइडेड बाई 45। ये 360 और 365 अभी बोलता हूं दोबारा से, आपके चॉइस है, आपकी
स्टडी 360 लेके चल रही है, फिर एग्जाम में देख लेना क्या कहा जाता है, दोनों में ही पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं। फॉर्मूला क्या है? डी डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइडेड बाई गैप, डिवाइडेड बाई गैप। ठीक है, अब आप जरा इसको करके देखो। डी कितना था? 3% डिस्काउंट था ना, डिवाइडेड बाई 97, 100 माइनस डी इंटू 100 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 45, कितना आया? वही सेम आएगा। तो फॉर्मूला लर्न ही कर लो, उससे कम आपको ये पता चल गया कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का कितना आ रहा है। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन कैसे आएगा 5 नंबर का? देखो यहां पर एक बात ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में आखिरी लाइन में लिखा होगा कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सजेस्ट द कंपनी टू opt for payment on 60th day if the bank finances at the rate of 18% per annum interest or second at the rate of 25% per annum rate of interest। यानी क्वेश्चन में यह कहा जाएगा कि आप ये बताएं कि क्या ये डिस्काउंट अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जबकि बैंक आपको 18% पर एनम की दर से ब्याज दे रहा है, या नंबर 2 25% की दर से ब्याज दे रहा है। तो पहले केस में जहां बैंक आपको 18% की रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज दे रहा है, आप यहां लिखोगे कि कंपनी को बैंक से लोन लेकर के 97,000 रुपीज का अपने क्रेडिटर को भुगतान कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि बैंक से आपको 18% पर मिल रहा है ब्याज पर लोन, और आपको फायदा हो रहा है 24.74% का। आप समझ रहे हैं ना? और अगर बैंक से 25% पर एनम पर इंटरेस्ट पर मिल रहा था लोन, तो फिर आप यहां पर कहेंगे कि फिर इसे क्रेडिटर्स को पेमेंट 60 दिन बाद ही करना चाहिए, क्योंकि वहां पर इस पर 24.74% की रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, और अगर बैंक से वो फाइनेंस करवाता तो उसे 25% वहां पर ब्याज देना पड़ता। ये पेबल मैनेजमेंट हो गया। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। इसमें आपने क्या समझा? 3 डिवाइडेड बाई 15 नेट 60। ये आगे भी रिसीवेबल मैनेजमेंट में आपको काम आने वाला है। तो इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखोगे? एक तो फॉर्मूला डी डिवाइडेड बाई 100 माइनस डी इंटू 100 इंटू 360 या 365 डिवाइडेड बाई गैप, ये याद रखिएगा फॉर्मूला। इस आधार पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। एक बात ध्यान रखिए, कई बार बच्चे कहते हैं कि सर आपने एनुअल क्यों किया? तो फिर ठीक है, एनुअल नहीं करते तो फिर आप बैंक वाले ब्याज को भी 45 दिन पर लेकर के आ जाओ, तब कंपैरिजन कर लो। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने 45 दिन का तो ले लिया क्रेडिटर का और बैंक का पूरे साल का ले रहे हो, तब कंपैरिजन कैसे होगा भाई? लड़कियों के साथ लड़कियां दौड़ती हैं ट्रैक पर, तभी हार जीत होती है। ये थोड़ी है कि लड़कियों के साथ लड़के भी दौड़ लेंगे तो हार जीत होगी। तो ऐसी कंडीशन में जब तक बराबरी नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपने क्या किया? इसको एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला और उसे कंपेयर किया बैंक के फाइनेंस के साथ। यानी एक बात समझ लीजिए, यदि 15वें दिन आपने पेमेंट नहीं किया, आपने 60वें दिन पेमेंट किया, तो इसका मतलब क्रेडिटर ने वो रकम आपको 45 दिन के लिए फंडिंग कर दी। और फंडिंग करने का मतलब बड़ा साफ हो गया कि उस पर वो आपसे 3,000 रुपए इस क्वेश्चन में ब्याज ले रहा है, और ये ब्याज की रकम आप कंपेयर करेंगे बैंक के फाइनेंस से। तो ये हो गया पेबल मैनेजमेंट। यानी जो मैंने आपको आज लिखवाए थे टॉपिक्स, उसमें पेबल मैनेजमेंट तो हो ही गया,
इन्वेंट्री आपको बताया था 5 फॉर्मूले, कैश बजट भी मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट में एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा देगा। अब मेन रह गए रिसीवेबल मैनेजमेंट और फैक्टरिंग। अब हेडिंग डाल दीजिए रिसीवेबल मैनेजमेंट। देखिए रिसीवेबल मैनेजमेंट है क्या, जरा इसको समझिएगा, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ये क्यों आवश्यक है। दरअसल रिसीवेबल मैनेजमेंट इसलिए आवश्यक है क्योंकि जितना हम रिसीवेबल में पैसा लगाते हैं उससे हमारी सेल बढ़ती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप उधारी देंगे तो उधार देने पर लोग आपसे से अधिक मात्रा में माल खरीदेंगे, और अधिक से अधिक मात्रा में माल खरीदने पर आपको अधिक से अधिक लाभ भी होगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं कि यदि आप अधिक दिनों के लिए उधारी देंगे तो एक तो आपका पैसा वहां लगा रहेगा, जिससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ेगी, आपका ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ेगा, आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरा, बैड डेट्स भी बढ़ते हैं, क्योंकि डेटर्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा बैड डेट्स भी बढ़ते हैं। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ती है कि आप बार बार अपने डेटर्स को रिमाइंडर भेजेंगे, बार बार उनके खाते मेंटेन करेंगे, ताकि उनको आपने उधारी दे रखी है, कोई आपको 4,000 दे रहा है, कोई 5,000 दे रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी आपकी बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको कि मैनेज करना जरूरी है वर्किंग कैपिटल को मैनेजमेंट करने के लिए। ये अपने आप में एक ऐसा कंपोनेंट माना जाता है जिसके आधार पर हम अपनी वर्किंग कैपिटल को आसानी से मैनेज कर सकते हैं अगर रिसीवेबल मैनेजमेंट हो जाता है। यहां पर एक बात बिल्कुल साफ है, क्रिस्टल क्लियर है कि रिसीवेबल का आखिर पहले इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर्पस क्या है रिसीवेबल्स का, यानी उधार माल बेचने का। पहला, सेल्स में ग्रोथ करना, दूसरा प्रॉफिट इंक्रीज करना, और तीसरा कंपटीशन को मीट आउट करना। जब सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा, मार्केट में हमारे जैसे और भी व्यापारी बैठे हैं, वो भी उधारी देते होंगे, तो आपको भी उधारी देनी पड़ेगी, तो कंपटीशन भी करना है। रिसीवेबल मैनेजमेंट करने का मकसद ये रहता है कि हमारे रिसीवेबल में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ना हो जाए। हमें ऑप्टिमम साइज ऑफ रिसीवेबल्स को मेंटेन करना होता है, जहां पर लिक्विडिटी भी बनी रहे और प्रॉफिटेबिलिटी भी बनी रहे। अगर डायग्राम से इसको हम यहां शो करें तो जहां तक लिक्विडिटी का सवाल है, जितनी ज्यादा बढ़ेगी और इधर प्रॉफिटेबिलिटी का कर्व जाता है, ये पी का कर्व हो गया, ये लिक्विडिटी का कर्व हो गया, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यही ऑप्टिमम साइज ऑफ रिसीवेबल होता है। अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी टाइट है, ये रही क्रेडिट पॉलिसी टाइट है, तो वो जीरो की तरफ जाएगी, यानी वहां पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी और लिक्विडिटी ज्यादा होगी। और अगर लूज है तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ी हुई होगी, लिक्विडिटी कम होगी। स्वाभाविक सी बात है कि आप ज्यादा दिनों के लिए उधारी देंगे तो माल अधिक बिकेगा, तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन हमारे हाथ पल्ले पैसा कम रहेगा, लिक्विडिटी कम रहेगी।
लेकिन अगर आप टाइट पॉलिसी लेकर चलते हैं तो वहां पर लिक्विडिटी तो ज्यादा रहेगी क्योंकि पैसा अधिकतम समय हमारे पास रहेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। जहां ये दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर ऑप्टिमम साइज होता है रिसीवेबल्स का। हमें करना क्या है इस मैनेजमेंट को करने के लिए? एक तो क्रेडिट पीरियड डिसाइड करना होता है, कितने दिनों के लिए हम अपने डेटर्स को उधारी दें। दूसरा, हमारी कैश डिस्काउंट पॉलिसी क्या है, जिससे कि हम अपने डेटर्स को मोटिवेट कर सकें कि वो हमको कैश डिस्काउंट का ऑफर स्वीकार कर लें और स्वीकार करने के बाद हमें जल्दी पेमेंट कर दें। और उसके बाद क्रेडिट इवैल्यूएशन करना होता है। क्रेडिट इवैल्यूएशन करने के लिए आपने रेशियो एनालिसिस वाले चैप्टर में करंट रेशियो पढ़ा था, करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, याद रखिए 2:1 उसका स्टैंडर्ड था। क्विक रेशियो पढ़ा था, करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, 1:1 का स्टैंडर्ड रेशियो था। एवरेज पेमेंट पीरियड ये पढ़ा था, एवरेज पेमेंट पीरियड बताओ जरा क्या होता था इसका फॉर्मूला? एवरेज पेमेंट पीरियड मैंने पूछा है, मैंने कलेक्शन पीरियड तो पूछा नहीं। क्रेडिटर्स टर्नओवर, या इसका एक सिंपल फॉर्मूला और क्या था? एवरेज बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट परचेजेस। ये भी तो एक फॉर्मूला बनता है। डेली क्रेडिट परचेज को जब आप एवरेज रिसीवेबल्स में डिवाइड कर दोगे तो एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाएगा। ऐसी एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या था? वही एवरेज बैलेंस ऑफ सन्ड्री डेटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेली क्रेडिट सेल्स। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में किसी भी जगह रिसीवेबल मैनेजमेंट जब आप करने जाएंगे तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल ली जाएगी, वहां पर कहीं पर भी आपको कैश सेल नहीं लेनी है। तो ये सारा क्रेडिट का इवैल्यूएशन किया जाता था। इसके बाद क्रेडिट रेटिंग, किस आधार पर क्रेडिट रेटिंग की जाती है, ये थ्योरी के लिए आप ध्यान रखना। क्रेडिट इवैल्यूएशन पर 5 नंबर का आपसे नोट पूछा जा सकता है थ्योरी में, क्रेडिट रेटिंग पर आपसे नोट पूछा जा सकता है, कलेक्शन पॉलिसी पर आपसे नोट पूछा जा सकता है। कलेक्शन पॉलिसी, व्हाट डू यू मीन बाय कलेक्शन पॉलिसी? कलेक्शन प्रोग्राम पर पूछा जा सकता है। ये छोटे छोटे टॉपिक थ्योरी में भी आपसे पूछे जा सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो कहने का एजिंग शेड्यूल स्केड्यूल पूछा जा सकता है, फैक्टरिंग पूछा जा सकता है, फैक्टरिंग अभी आएगा आगे चल करके। तो ये सारी चीजों को हमें इवेल्युएट करना है, इन सारी चीजों के हमको प्रोग्राम बनाने हैं, तब जाकर के रिसीवेबल मैनेजमेंट होता है। आप कहेंगे सर क्या हमें ये प्रोग्राम बनाने को आएगा एग्जाम में? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। प्रोग्राम बनाना तो मैनेजर्स का काम है। आप तो अकाउंटेंट हैं, तो आपको तो सिर्फ और सिर्फ आंसर्स निकालने हैं, और आंसर निकालने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो एक बार आ जाइए, कोई सेट फॉर्मूला नहीं है रिसीवेबल मैनेजमेंट में जो मैं आपको समझा दूं, सेट परफॉर्मा नहीं है, वो तो क्वेश्चन करते चलेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे आपको नए नए टॉपिक समझ में आते चले जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 रिसीवेबल मैनेजमेंट का पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। देखिए 25 क्वेश्चन कौन सा है? क्रेडिट पॉलिसी वाला, ABCD। देखिए यहां पर क्रेडिट पॉलिसी भी दी गई है, एवरेज कलेक्शन पीरियड भी दिया गया है, एनुअल सेल्स भी दी गई है, और आपसे कहा गया कि अब आप बताइएगा कि हम क्या करें। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं।
A company currently has an annual turnover of rupees 50 lakhs. 50 lakhs का इसका एनुअल टर्नओवर है. 50 lakhs का पेंसिल से अपना कहीं लिख दीजिएगा. एग्जाम में भी आप आउटलाइन रफ पर नोट कर सकते हैं क्वेश्चन करते वक्त. एंड एन एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 days. 30 दिन का उसका एवरेज कलेक्शन पीरियड था. The company wants to experiment with a more liberal credit policy. लिबरल का मतलब ढीली ढाली, यानी वो अब अपनी क्रेडिट पॉलिसी में उधारी के दिन बढ़ाएगी. On the ground that increase in collection period will generate additional sales. कि कलेक्शन पीरियड अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारी सेल बढ़ जाएगी. From the following information kindly indicate which policy the company should adopt. ठीक है, कहता है क्रेडिट पॉलिसी ए बी सी डी. 45 दिन कर दी तो एनुअल सेल 56 लाख हो गई. 60 दिन कर दी एनुअल सेल 60 लाख हो गई. 75 दिन अगर हमने कलेक्शन पीरियड कर दिया तो 62 lakhs की एनुअल सेल्स हो गई. और अगर 90 डेज कर दिया तो 63 लाख की सेल हो गई. कॉस्ट कहता है वेरिएबल कॉस्ट 80% ऑफ सेल्स. सेल्स की 80% वेरिएबल कॉस्ट है जो घटती बढ़ती रहेगी सेल के साथ साथ. फिक्स्ड कॉस्ट 6 lakhs पर एनम. फिक्स कॉस्ट 6 लाख रुपए पर एनम रहेगी. और यदि कुछ नहीं कहा जाता तो इसका मतलब साफ है कि ये 6 लाख ही रहेगी एट ऑल पॉलिसीज. रिक्वायर्ड आपसे क्या कहा गया? प्री टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20%. यानी एक तरीके का कॉस्ट ऑफ कैपिटल 20% आ रही है मार्केट में. यानी आपकी यही चाहत है कम से कम 20% तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिलना ही चाहिए. ए ईयर में बी टेकन टू कंप्राइज ऑफ 360 days. 360 दिन में आपको मानकर चलना है कि कितना ईयर है. चलिए अब आप क्या करेंगे, आप यहां पर किस तरीके से अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मेन क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट शोइंग. चलिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं. स्टेटमेंट शोइंग इवेल्युएशन ऑफ various credit policies under consideration. 6 लाइनें छोड़ दीजिएगा और उसके बाद पहले वर्किंग नोट बनाएंगे और उसके बाद फिर मेन क्वेश्चन पर आएंगे. 6 लाइनें कम से कम छोड़िएगा. और अब हेडिंग डालिए वर्किंग नोट. अब वर्किंग नोट नंबर 1 लिखिए कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन. पहला पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा सा होगा. उसके बाद एग्जिस्टिंग पॉलिसी, उसके बाद पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी और पॉलिसी डी. 5 अमाउंट के लिए बनेंगे कॉलम और 1 पर्टिकुलर्स का. सबसे पहले लिखिए सेल्स इन लैक्स. आज की डेट में सेल कितनी हो रही थी? 50 लाख. पॉलिसी ए में कितनी होगी? 56 lakhs. पॉलिसी बी में 60 lakhs. पॉलिसी सी में 62 lakhs और पॉलिसी डी में 63 lakhs. ये क्वेश्चन में दिया गया था. आपने ऊपर लिखा इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन. लेस कीजिए वेरिएबल कॉस्ट.
at the rate of 80% of sales. आज की डेट में एग्जिस्टिंग में 40 लाख, अब 56 का 80% निकालिए, 44.8. 44.8, 60 का 80%, 48, 62 का 80%, 49.6 और 63 का 50.4. लेस कीजिए, कंट्रीब्यूशन आ गया आज की डेट में 10 लाख, इसके बाद 11,20,000, 12 लाख, 12,40,000 और 12,60,000. ठीक है, आपने ऊपर हेडिंग डाला था इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, तो लिखिए इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन. पॉलिसी ए में 1.2 का, पॉलिसी बी में 2 लाख का, पॉलिसी सी में 2.4 का और पॉलिसी डी में 2.6 का. ये इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन हो गया. ठीक है जी. अब आइए दूसरा वर्किंग नोट. आप कहेंगे सर इसमें कंट्रीब्यूशन क्यों लिया, प्रॉफिट क्यों नहीं? क्योंकि फिक्स कॉस्ट सब में बराबर रहेगी, इसलिए आपको यहां पर कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा क्योंकि फिक्स कॉस्ट बराबर है. दूसरा हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इंक्रीमेंटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. क्योंकि आप जब उधारी बढ़ा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके डेटर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ने की वजह से आपके ऊपर क्या आएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी. आप यहां पर एक बात और भी कह सकते हैं कि सर इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट है, चलो फिक्स कॉस्ट तो बराबर है, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी तो बढ़ रही है. बिल्कुल सही बात है, लेकिन कैश कॉस्ट जब तक कहा ना जाए तब तक उसे कंसीडर नहीं करते. हम डेटर्स में प्रॉफिट मार्जिन जुड़ा होना ही लेकर के करेंगे. जब हम कैश कॉस्ट कहा जाएगा क्वेश्चन में तो वेरिएबल कॉस्ट में इन्वेस्टमेंट देखेंगे, अदरवाइज डेटर्स में सेल्स का ही इन्वेस्टमेंट माना जाता है. अब देखिए सबसे पहला टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स. टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स एग्जिस्टिंग में 46 लैक्स, समझ गए? 46 लाख कैसे आया? 40 लाख वेरिएबल कॉस्ट और 6 लाख फिक्स कॉस्ट. ठीक है, चलिए पॉलिसी ए में 50,80,000. अब यहां पूरा पूरा 1000 में लिख दीजिए, लैक्स में लिख दीजिए जीरो लगाते हुए. पॉलिसी बी में 48 और 6 54 लाख. पॉलिसी सी में 49 प्लस 6 55,60,000 और यहां 56,40,000. ठीक है, ये टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई. क्या क्या था इसमें? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट. एवरेज कलेक्शन पीरियड 30 days, 45 days ए पॉलिसी में, 60 days, 75 days और 90 days. ठीक, इसके बाद एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. एवरेज इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स. अब देखिए ये 46 लैक्स आपका लगा हुआ था पूरे साल में 30 दिन के लिए.
तो 46 lakhs डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 30, कितना पैसा लगा 30 दिन के लिए? 3.83. यानी 3,83,333। मैंने कहा था पूरा ले लीजिएगा, 1000 लगा करके, लैक्स लगा करके, क्योंकि यहाँ डेसिमल में आएगा। 3.83 करेंगे, थोड़ा बहुत आंसर में फर्क आ जाएगा। अब 50,80,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 45, 63,500. 6,34,500. 6,35,000। हाँ 54 लैक्स में करना 9 लैक्स आ जाएगा। हाँ. इस वाले में करना पॉलिसी सी में 11,58,333, हाँ ठीक है. और लास्ट वाले में 14,10,000। ठीक हो गया। अब लीजिए इंक्रीमेंटल, क्योंकि सारी चीजें इंक्रीमेंटल लेनी है। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, चलिए 3,83,333 था, अब 6,35,000 हो गया, तो 2,51,667। 9 लाख में 3,83,000 चले गए, 5,16,667। हमेशा ध्यान रखिएगा पॉलिसीज का कंपैरिजन एग्जिस्टिंग से करना है। कहीं ये नहीं कि पॉलिसी बी का ए से करने बैठ जाओगे तो गलत हो जाएगा। इसके बाद 7,75,000 और 10,26,667, 667। बस अब क्या दिक्कत है आपका, निकाल लीजिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन में आपको वो दिया गया था, क्या रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20%, 20% निकाला तो ये आ गया 50,333, 1,03,333 पॉलिसी बी में, 1,55,000 और 2,05,333। यानी इतनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीमेंटल आ गई, इंक्रीमेंटल। बस अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पर। आपने दोनों वर्किंग नोट बना लिए, अब मेन क्वेश्चन पर आ जाइए, क्योंकि अब वक्त आ गया फाइनल आंसर निकालने का। सबसे पहले लिखिए इंक्रीमेंटल गेन, हेडिंग इंक्रीमेंटल गेन, उसमें लिखिए इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, ब्रैकेट में लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, एग्जाम में लिख के आना है। अब यहां पर एग्जिस्टिंग वाला खत्म हो जाएगा, कॉलम पॉलिसी ए, पॉलिसी बी, पॉलिसी सी और पॉलिसी डी। कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 1,20,000, 2 लाख, 2,40,000 और 2,60,000, यही आया था ना। अब इसका टोटल कर लीजिए, ऐसे ही नीचे टोटल 2 लाइनें बना करके ए लिख करके, इंक्रीमेंटल गेन ए था तो 1,20,000। ये अभी आपको लग रहा होगा कि सर एक ही है, आपने क्यों टोटल लगाया? क्योंकि अभी इस क्वेश्चन में एक है, लेकिन आगे तो 2-2 होगा, 3-3 होंगे, कहां कहां पर आपको गेन हुआ, तो वहां पर 2-3 लिख करके फिर टोटल लगाना है। अब बी लिखिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इसमें क्या लिखना है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन डेटर्स, 50,333
1,03,333, 1,55,000 और 2,05,333। ठीक, इसका भी टोटल लगा लीजिए, क्योंकि ये भी अपने आप में सिंगल है। अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे आने वाले क्वेश्चन में ये भी 2-2, 3-3 हुआ करेंगे, कॉस्ट बढ़ेगी। आप कहेंगे सर कॉस्ट क्या क्या बढ़ सकती है? बैड डेट्स बढ़ सकते हैं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा इंक्रीमेंटल बैड डेट्स, वो भी कॉस्ट का हिस्सा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ सकती है, तो आप लिखेंगे इंक्रीमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तीनों को जोड़ करके फिर आ जाएगी इंक्रीमेंटल कॉस्ट। ठीक, अब आइए लास्ट में नेट इंक्रीमेंटल गेन, ये सी हो गया। नेट इंक्रीमेंटल गेन यानी ए माइनस बी निकालिए। पहला आया 69,667, दूसरा आया 96,667, तीसरा आया 85,000, चौथा आया 54,667। कहां है सबसे ज्यादा? बी में। तो आप नीचे लिखेंगे एडवाइस, बाकायदा एग्जाम में लिख के आना। क्रेडिट पॉलिसी, मैं बोल रहा हूं क्या लिखना है। क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 60 days is the best, hence it should be adopted. यहां पर सबसे अधिक आपको प्रॉफिट हुआ तो ये बेस्ट है, आपको इसे अडॉप्ट करना चाहिए। तो देखिए इतना काम आपको करना पड़ेगा एग्जाम में, तो 10 नंबर का क्वेश्चन से कम तो आने का मतलब ही नहीं है। ये था एडवाइस, क्या कि आपको कौन सी क्रेडिट पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। आपको क्रेडिट पॉलिसी बी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये पहला क्वेश्चन था रिसीवेबल मैनेजमेंट का। अभी आप टेंशन मत कीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं रिसीवेबल मैनेजमेंट के। बस अपना एक मन बनाइएगा कि कैसे होता है रिसीवेबल मैनेजमेंट, उसका एक परफॉर्मा दिमाग में सेट कर लीजिए कि सबसे पहले आपको इंक्रीमेंटल गेन अलग करने हैं, फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट अलग करनी है, लेस करना है गेन में से कॉस्ट, यानी क्रेडिट पॉलिसी बदलने की वजह से आपको नेट गेन कितना कितना कहां पर हुआ, जिसमें सबसे अधिक होगा आप उसी को अडॉप्ट करेंगे। दैट्स ऑल।